तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पंचायती राज के प्रैक्टिस सेट 4 को पढ़ेंगे। और पिछले प्रैक्टिस सेट जो 3 हो चुके हैं उनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तो यहाँ पर पंचायती राज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा आज की क्लास में। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होते हैं या कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे कमेंट्स का जवाब हम दे पाएँ। तो यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप या तो किसी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप रिवाइज करें, या फिर इस वीडियो को एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में सारी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि एग्जाम में आपके काम आ सके। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना जो शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2018-19 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस दिनांक 24 अप्रैल 2017 के अवसर पर की गई घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को, ठीक है, ये याद रखना है, पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो केंद्र स्तर पर दिया जाता है, उसी की भांति उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। और इस योजना को राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मिशन परिवार विकास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से, परिवार में उच्च प्रजनन दर की वृद्धि को नियंत्रित करने से, ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी उद्योग स्थापित करवाने से, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को उद्यम स्थापित करवाने से। तो मिशन परिवार विकास, ठीक है, परिवार नियोजन जैसा लग रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परिवार में उच्च प्रजनन वृद्धि दर को नियंत्रित करने का लक्ष्य था मिशन परिवार विकास के अंतर्गत। व्याख्या देखेंगे तो मिशन परिवार विकास का संबंध परिवार नियोजन से। मिशन परिवार विकास की शुरुआत 11 जुलाई, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर की गई थी और इसका मकसद क्या था? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। आगे हम देखेंगे, मिशन परिवार विकास के जरिए गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता भी पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला मित्र प्लस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में, ठीक है, फेडरल बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फेडरल बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में, दिसंबर 2021 में महिलाओं के लिए थी यह योजना। महिला मित्र प्लस नाम से एक विशेष सुविधा संपन्न योजना शुरू की। यह महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी यह योजना। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में माता या पिता या किसी भी एक वैध संरक्षक की मृत्यु किस तिथि के बाद होने पर इस योजना में पात्र हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, 1 जून 2020, 1 जून 2019 या फिर 1 जून 2021 और चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 2020। तो राइट आंसर कौन सा है? 1 मार्च 2020। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्र होने के लिए माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद होनी चाहिए, जिस समय कोरोना काल चल रहा था। इस योजना के तहत 10 से 23 साल के बच्चों को हर महीने 2500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है और इस योजना में पात्र होने के लिए आय प्रमाण पत्र 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो चौथे चरण की शुरुआत कब की गई थी? 14 अक्टूबर 2023 को मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, अपने सरकारी आवास से इन्होंने इस दिन महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ भी किया था। आगे बात करें तो प्रदेश में हक की बात जिलाधिकारी के साथ मेगा इवेंट भी आयोजित किया गया था इसी दिन। इसमें प्रदेश के सभी जनपदों
के डीएम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। योजना के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाती है, या फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को भारत के किसी भी शहर का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आवेदनकर्ता जो होगा वो भारत के किसी भी शहर का निवासी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, पूरे भारत के लिए नहीं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह योजना थी। अगर बात करें व्याख्या की, तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मकसद लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, और लाभार्थी परिवार है जो वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 3 लाख रुपए। 3 लाख से जिसकी ऊपर होगी सालाना आय, वो इस योजना में पात्र नहीं होगा, और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होना चाहिए। यह योजना बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक 25,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराती है। ठीक है, जन्म से लेकर स्नातक तक चरण बाई चरण 25,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिंचाई से, सौर ऊर्जा उत्पादन से, या कृषि में तकनीकों का प्रयोग विस्तारित करने से, या फिर डेयरी उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि में तकनीकी का प्रयोग विस्तारित करने से। व्याख्या की बात करें तो चमन परियोजना बागवानी विकास के लिए एक परियोजना है। इस परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में बागवानी के लिए उपयुक्त जमीन का पता लगाया जाता है कि कहाँ पर बागवानी की फसल की जा सकती है, किस जमीन में, कहाँ पर पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं। इस परियोजना को दिल्ली के महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी MNCFC के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है इस योजना को। और इस परियोजना के तहत 12 राज्यों में 7 बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का मानचित्र तैयार किया जाता है। ठीक है, यदि इस योजना को डिटेल में पढ़ना है तो जो पार्ट 2 है उसमें शायद इस योजना को कवर किया गया है। योजना का जो पार्ट 2 मैंने वीपीओ के ग्रुप में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, ऊर्जा गंगा परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? गंगा सफाई एवं स्वच्छता मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या फिर पंचायती राज मंत्रालय? तो जो ऊर्जा गंगा परियोजना थी वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी। ऊर्जा गंगा परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए CNG उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2016 में इस परियोजना की नींव रखी थी, और इस परियोजना के तहत 2018 तक उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ने वाली लगभग 2500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी। ठीक है, तो ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दियापुर को जोड़ने वाली 2500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन किस योजना के अंतर्गत बिछाई गई थी? ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में कौन सा एक कार्यक्रम शामिल नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम था, इसमें 4 से 5 योजनाएं शामिल थी, तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा एक कार्यक्रम शामिल नहीं था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये थी शामिल, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भी शामिल है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसकी बात करें तो NSAP को 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। ठीक है, ग्रामीण में भी लागू होगी और शहरी दोनों क्षेत्रों में। NSAP के तहत आने वाली योजनाएं कौन कौन सी है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना। तो ये 5 योजनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 24 जनवरी 1997 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक लाभ के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी।
ठीक है, लाभ के लिए नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत गठित किया गया था। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करती है। ठीक है, ये जो कंपनी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी। इसका मकसद सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सर्वाधिक गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है जो ओडीएफ प्लस घोषित करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तेलंगाना ने सबसे ज्यादा गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। इसके अलावा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। अब वो राज्य देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल और लद्दाख। ठीक है, इन तीनों ने भी ओडीएफ प्लस घोषित किए हैं 100% अपने अपने गांव। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इसके द्वितीय चरण को 2025-26 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष एनीमिया को 2.5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो आपको गलत कथन बताना है। गलत कौन सा है? ये वाला। व्याख्या देख लेते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरी लड़कियों के बीच, ठीक है, तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है। ठीक है, स्टंटिंग को 2%, अल्पपोषण को 2%, एनीमिया को 3% और जन्म के समय वजन में कमी को 2% तक कम करना है। यहाँ पे एनीमिया की बात की गई। तो इसके अंतर्गत जो एनीमिया है, एनीमिया को 2.5% नहीं बल्कि 3% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, एनीमिया जो है कहा गया था कि हम एक वर्ष में हर साल 3% तक की इसके केसेस में कमी लाएंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्योंकि गलत ये है तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल गलत है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2014 को की गई थी, ये भी गलत है। योजना के अंतर्गत केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच वित्त पोषण पैटर्न 60-40 का होगा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो इस योजना का लक्ष्य था जो 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत कुल व्यय का बंटवारा मैदानी राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 में किया जाता है, जबकि पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में व्यय का अनुपात केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 90:10 का है। तो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और सामान्य राज्यों और केंद्र के बीच 60-40 का भी। ठीक है, योजना के लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 से 95 श्रम दिन का अकुशल रोजगार प्राप्त करने के भी पात्र होते हैं। तो ठीक है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ मिला होगा उनको मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन का अकुशल रोजगार भी मिल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। तो कौन सा मंत्रालय था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो 1 अप्रैल 2016 आपको डेट याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर है पंचायत सचिव की। पंचायत भवनों और स्कूलों में जो सूचना प्रकाशित करवाई जाएगी ग्रामीण विकास के हित में, वो पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वो ये काम करे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत विकास योजना निर्माण के कितने चरण होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण होते हैं? 5। 5 चरण भी हम देख लेंगे अभी व्याख्या में। पहला चरण जो होता है वो होता है वातावरण निर्माण का।
दूसरा चरण पारिस्थितिकी विश्लेषण का, यहाँ पर हम वातावरण निर्माण करेंगे, यहाँ पर फिर हम रिसोर्सेज देखेंगे, पारिस्थितिकी देखेंगे, विश्लेषण करेंगे उनका। तीसरा चरण है जरूरत समस्याओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण, क्या जरूरत है गांव के विकास के लिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इनका प्राथमिकता निर्धारण किया जाएगा कि कौन सा काम पहले किया जाएगा। चौथा चरण है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान का विकास। यहाँ पर हम ड्राफ्ट बनाएंगे एक कि किस योजना में कितना धन खर्च होगा, कब योजना स्टार्ट, कब निर्माण कार्य कोई करवाना है तो वो कब स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, कब तक पूरा हुआ, तो ये इस तरीके से ड्राफ्ट प्लान का एक तैयार किया जाता है। पांचवा चरण होता है तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति। फिर अंत में जो बात आती है वो तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को, विधानमंडल अध्यक्ष को, या राज्यपाल को, या केंद्रीय वित्त आयोग को। तो राज्य वित्त आयोग की बात हो रही तो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, राज्यपाल को। वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। तो राज्यपाल का काम होता है कि जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसे, वो उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा स्थानिक निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में सर्वाधिक भारांक किसका होता है, ठीक है। सर्वाधिक भारांक बताने किसका होता है, राजस्व प्रयास का, जनसंख्या का, या क्षेत्रफल का, या विकेंद्रीकरण सूचकांक का। सर्वाधिक भारांक किसका होता है, जनसंख्या का। जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसे उतना ज्यादा पैसा भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 90-10 का रेशियो होता है, 90% जनसंख्या के हिसाब से धन दिया जाता है राज्य केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, और फिर 10% क्षेत्रफल के हिसाब से। कुछ वित्त आयोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जैसे राजस्व प्रयास का भी सूचकांक का यूज कर लेते हैं, विकेंद्रीकरण सूचकांक का भी यूज कर लेते हैं, और कुछ वित्त आयोग हैं जो सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल को महत्व देते हैं। स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच क्रमशः 90% और 10% भार के साथ विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन जो किया जाता है नाबार्ड के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का सृजन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अधीन किया जाता है। भारत सरकार ने साल 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए RIDF की स्थापना की थी, ठीक है। 1995-96 में इसकी स्थापना की गई थी, और RIDF के तहत जारी की जाने वाली धनराशि का जो रख रखाव वो कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। इस धनराशि का मुख्य मकसद राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण देना होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्रामीण मार्ट जो ग्रामीण विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से क्या प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी सुरक्षा से उपाय, गरीब वर्ग के लोगों को धन की व्यवस्था, या ग्रामीणों द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों के लिए बाजार लिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रामीण मार्ट है, सुनकर ही समझ में आ रहा है कि ये ग्रामीणों द्वारा जो निर्मित घरेलू उत्पाद होते हैं उनके लिए बाजार मुहैया कराता है। व्याख्या देखेंगे तो ग्रामीण मार्ट ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये इन कामों में मदद करते हैं, जैसे कि उत्पादकों, शिल्पकारों और बुनकरों को अपने स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए खुदरा बाजार मुहैया कराते हैं, उत्पादकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, शिल्पकारों, बुनकरों और कृषि आधारित उत्पादों के विपणन में यानी मार्केटिंग में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। व्याख्या देखेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों का उत्थान करना था। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नामक शहरी घटक का कार्यान्वयन आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नामक ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम सभा को निम्न में से किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक, राजनीतिक, या वैधानिक, या अर्ध संवैधानिक? तो जो ग्राम सभा को दर्जा प्राप्त है वो है संवैधानिक, क्योंकि इसको संविधान में प्रॉपर जगह दी गई है, ग्राम सभा के बारे में क्लॉजेस बनाए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए यह एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इसे। और वैधानिक दर्जा क्या होता है? जब कोई चीज किसी कानून के द्वारा अप्लाई करवाई जाए, ठीक है, उसके संबंध में कानून तो बनाया जाए पर उसको संविधान में जगह नहीं दी जाए, तो वो चीज वैधानिक कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, और 1959 के समय हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-57 से शुरू हुई थी और 1960-61 तक चली थी, और इसी बीच में हमारी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर में हुई थी। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम था ऐसा पहला राज्य जिसे भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। बात करें व्याख्या की, तो सिक्किम को यह दर्जा कब दिया गया था? 27 मई 2016 को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और केरल को भी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है? मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, या फिर उपर्युक्त सभी? तो हमें पता है कि सामाजिक विकास के लिए बात कर रहा है तो तीनों ही सूचकांक काम आ जाएंगे, मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक। इससे हम निर्धनता के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कितनी गरीबी है और क्या क्या काम करने हैं हमें। लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, ठीक है, लिंग असमानता किस स्टेट में किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम उस हिसाब से योजनाएं बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जिससे सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों के बीच बांटा जाता है? लगाया संघ के द्वारा जाएगा लेकिन उसे बांटा किसके द्वारा जाएगा? बांटा किसमें जाएगा? संघ और राज्य दोनों में ही। तो रेलवे किराए तथा माल पर कर, ये संघ द्वारा लगाया जाएगा और संघ तथा राज्य दोनों में बांटा जाता है, सही है। कॉरपोरेशन कर की भी यही हाल है, कस्टम ड्यूटी का भी यही हाल है, लेकिन जो कृषि आय का पर जो कर लगाया जाता है ना, वो किस पर लगाया जाता है? कृषि आय पर जो कर है वो लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय पर कर लगाया जाता है, उस पर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्र सरकार कर नहीं लगा सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और लिखी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य सभी आय पर कर, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कृषि आय को छोड़ दें तो सभी आयों पर कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाएगा, किंतु संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है। भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। केंद्र सरकार कृषि आय पर कर तभी लगा सकती है जब राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाए। कृषि आय से होने वाली आय पर केंद्र सरकार के स्तर पर छूट दी जाती है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं। नवीनतम संशोधनों के मुताबिक अगर कृषि से होने वाली आय एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपए से कम है तो उसे कर उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। और यदि आप वीपीओ का फुल कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, क्विज़ लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे आप पेड बैच है जो हमारा वीपीओ के लिए स्पेशल चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं टॉपिक वाइज, लगभग 140 प्लस क्विजेस हैं और लगभग 25 प्लस मॉक टेस्ट जो फुल मॉक टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन होगी आपकी वीपीओ की। जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें।
बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।